नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में चीनी उद्योग में आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की प्रसन्नता। ट्विटर पर कहा कि किसान भाई बहनों के जीवन में खुशियों की मिठास की करता हूं कामना। किसान भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच पोषक अनाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी मंथन। गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया संबोधित। कहा कि भारत को दुनिया की डेयरी बनने के लिए नस्ल सुधार और पशु उत्पादकता पर ध्यान की आवश्यकता। गेहूं और आटे के मूल्यों को नियंत्रित करने का केंद्र का प्रयास जारी। एफसीआई की छठी ई नीलामी में बेचा 4.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं। देश में गेहूं और आटे के मूल्यों में आई कमी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दामों में उच्च वृद्धि के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रहीं स्थिर। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को हुई 18,622 करोड़ रुपए की हानि। भरपाई के लिए सरकार ने दिया मुआवजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नीतियों के कारण चीनी उद्योग में आत्मनिर्भरता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि किसान भाई बहनों के जीवन में खुशियों की मिठास यूं ही घुलती रहे और यही कामना है। उनके कल्याण के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभी को संबोधित भी करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच पोषक अनाज के प्रचार और जागरूकता, पोषक अनाज की मूल्य श्रृंखला का विकास, पोषक अनाज के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलू, बाजार संपर्क, अनुसंधान और विकास आदि जैसे पोषक अनाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। गेहूं और आटे के मूल्यों को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में भारत सरकार की एक पहल के तहत गेहूं की साप्ताहिक ई नीलामी की अगली कड़ी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 15 मार्च 2023 को छठी ई नीलामी आयोजित की गई। एफसीआई के 23 क्षेत्रों के 611 डिपो से कुल 10.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया और 970 बोलीदाताओं को 4.91 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। छठी ई नीलामी में अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2140.46 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में भारित औसत बिक्री मूल्य 2214.32 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त हुआ। छठी नीलामी में सबसे अधिक मांग 100 से 499 मीट्रिक टन की थी और जिसके बाद 500 से 999 मीट्रिक टन की और उसके बाद 50 से 100 मीट्रिक टन मात्रा की रही। 5वीं ई नीलामी तक 28.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक बेचा जा चुका है, जिसमें से 14 मार्च 2023 के अनुसार 23.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो गया है। छठी ई नीलामी के बाद ओएमएसएस के तहत गेहूं की संचयी बिक्री 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं के कुल आवंटन के मुकाबले में 33.77 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। गेहूं की इस बिक्री का पूरे देश में गेहूं और आटे के मूल्य को कम करने में काफी प्रभाव पड़ा है। ओएमएसएस के तहत गेहूं की खुली बिक्री के लिए भविष्य की निविदाओं के कारण मूल्यों के स्थिर बने रहने की संभावना है।
वहीं भारत को दुनिया की डेयरी बनाने के लिए नस्ल सुधार, पशु उत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने गांधीनगर में आरंभ हुए इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन व एक्सपो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। रुपाला ने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग उल्लेखनीय गति से बढ़ रहा है और इसमें दुनिया के लिए दूध और डेयरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है। समय की मांग है कि नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाए और प्रति मवेशी 2.5 से 3 लीटर के औसत दूध उत्पादन के साथ भी हम दुनिया में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं। कल्पना कीजिए कि भारत डेयरी उद्योग में कहां पहुंचेगा यदि हम उत्पादकता को 10 लीटर तक बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि हमें इस लक्ष्य को हासिल करने और अमृतकाल में डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मिशन मोड पर नस्ल सुधार करने की जरूरत है। 27 साल के अंतराल के बाद गुजरात में आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारत और विदेशी के डेयरी विशेषज्ञ और व्यवसायी, डेयरी सहकारी समितियां, दूध उत्पादक, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता और योजनाकार, शिक्षाविद और अन्य हितधारक एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत हुए। इस सम्मेलन का विषय दुनिया के लिए भारत डेयरी अवसर और चुनौतियां है। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार ने देश में नैनो DAP उर्वरक के उपयोग को मंजूरी दे दी है। नैनो DAP का ये नवाचार सहकारिता क्षेत्र की विश्व की अग्रणी कंपनी इफ्को ने किया है। इफ्को द्वारा साल 2023 में 29 करोड़ बोतल नैनो यूरिया के निर्माण लक्ष्य के साथ ही नैनो DAP के बाजार में आने से किसानों के जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को किस तरह से बढ़त मिलेगी, और इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी से। सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को तरल उपयोग में मंजूरी दी है। इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को कितनी मजबूती मिलेगी और किसानों को किस तरह फायदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इफ्को के CMD डॉक्टर US अवस्थी। सर, सबसे पहले आपको बधाई। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में आप महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। जो इफ्को यूरिया था, अब ये DAP है, तो यूरिया क्या है और DAP का क्या संकल्पना इसी के तहत बनी? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 2 नारे, 2 लक्ष्य जो उन्होंने रखे हैं, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि और सहकारिता से समृद्धि। यदि इनकी आप गहराई में जाएं, तुम्हारी आत्मनिर्भर कृषि कैसे हो सकती है? आत्मनिर्भर कृषि तभी हो सकती है जबकि हम उसमें जो उर्वरक के इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम आत्मनिर्भर हों। तो इस दिशा में इफ्को ने सबसे पहले कलोल में जो उसकी यूनिट है गुजरात में, वहाँ पर नैनो बायो रिसर्च सेंटर को लगाया और साइंटिस्टों के द्वारा इसमें रिसर्च कराया हम लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले हम नैनो यूरिया लाए और नैनो यूरिया जो है हमारे पास इस 2023 वर्ष में 29 करोड़ बॉटल पर ईयर बनाने की क्षमता हो जाएगी। और अब जो हम नैनो DAP लाए, तो किसान भाइयों, ये जो नैनो DAP है, अपने देश में DAP की जो भी रॉक फॉस्फेट है, सल्फर है, अमोनिया है, वो बाहर से आता है DAP बनाने के लिए। और जब ये नैनो DAP बन गई है तो इसकी एक बोतल, एक बैग DAP के बराबर है। तो इसके लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसमें से आधी बोतल, ये 500 सीसी की है, आधे लीटर की है, इसकी आधी बोतल आप ले लो और जो आपका बीज है उसमें आप इतना पानी डालो कि पानी बीज में 1 अंगुल ऊपर रहे और इसके बाद उसमें 250 सीसी नैनो DAP लगा दीजिए, मिला दीजिए और 1 घंटे तक इसको आप चारों तरफ इसको अच्छी तरह से घुमाते रहिए, चाहे हाथ से चाहे किसी मशीन से,
और जो करीब करीब पूरे कण इसमें फॉस्फेट के ऑलरेडी उसके अंदर चले जाएंगे। जो आपका बीज है उसके अंदर चले जाएंगे, उसके बाद बीज को बो दीजिए। उसके बाद जो 250 सीसी इसका बचा है और जो 500 सीसी नैनो यूरिया है, ये दोनों मिलाकर 25 से 30 दिन के अंदर जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां अच्छी तरीके से आ गई हैं, तो इसके बाद इसका छिड़काव कर दें। नैनो डीएपी की बोतल आपको केवल 600 रुपये मिलेगी, जबकि बाजार में जो आप डीएपी खरीदने जाते हो वो आप 1350 रुपये में खरीदते हो। तो 750 रुपये आपके हर बैग डीएपी में बचे। और जो आप यूरिया खरीदने जाते हो वो 268 रुपये 270 रुपये खरीदते हो, ये आपको 225 रुपये मिलेगी। तो तकरीबन 45 से लेके 50 रुपये इसमें बचे, तो तकरीबन 800 रुपये आपके इसमें बच गए। और जो आपकी पैदावार हुई वो पैदावार आपकी तकरीबन मिनिमम से मिनिमम 3%, 6% और 8% भी बढ़ती है। तो ये थे इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी, जिनका मानना है कि इफ्को नैनो यूरिया बनाने के बाद नैनो डीएपी बनाया है और अब इसके बाद भविष्य में और भी कुछ नवाचार देश के किसानों को देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर इससे एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती मिल रही है, वहीं किसानों का जीवन सरल और आसान बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिक तरक्की और खुशहाली के नए विकल्प भी बन रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि रुपए प्रति बैरल में कच्चे तेल के मूल्य भारतीय बास्केट में दिसंबर 2021 से मार्च 2023 तक 23% की वृद्धि हुई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में केवल क्रमशः 1.08% और 3.40% की वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों के दिनांक 6 अप्रैल 2022 से बढ़ाया नहीं गया है। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की 3 ओएमसीज अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 18,622 करोड़ रुपए की संयुक्त हानि दर्ज की है। घरेलू एलपीजी, जिसके मूल्य को सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है, की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को काफी हानि भी हुई है और इस हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए के एक बारगी मुआवजे का भुगतान किया है। देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्य दिनांक 26/6/2010 और 19/10/2014 से बाजार निर्धारित बना दिए गए हैं और तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां ओएमसीज पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। वहीं लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि दिसंबर 2022 तक देश में गरीब परिवारों को 9.6 करोड़ PMUY कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देश में एलपीजी कवरेज वर्ष 2016 में 62% से बढ़कर अब करीब 100% हो गया है। घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं की संख्या 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार 14.52 करोड़ से बढ़कर दिनांक 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 31.36 करोड़ हो गई है। PMUY परिवारों में एलपीजी के उपयोग का बढ़ावा लाभार्थियों को वर्ष 2022-23 के लिए अधिकतम 12 रिफिल प्रति वर्ष के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी रिफिल की निर्धारित सहायता शुरू की है। सरकार और विपणन कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप PMUY परिवारों द्वारा एलपीजी की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2018-19 में 3 रिफिल से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई है।
और अपनी मांगों को लेकर किसानों के मुंबई के और मार्च के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा है कि आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही है और सरकार इस मुद्दे पर विधायिका में बयान देगी। किसान नेता जेपी गावित ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा है कि किसान नेताओं से विस्तृत चर्चा हुई है और ये सकारात्मक रही है। खादी ग्राम उद्योग आयोग खादी को बढ़ावा देने के साथ ही कई शहरों में ग्रामीण इलाकों में प्रदर्शनी लगाकर वहां के रहने वाले लोगों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों को भी बाजार देने का काम करता है। और ऐसे ही एक प्रदर्शनी का आयोजन वाराणसी में होने जा रहा है और इस पर वाराणसी खादी ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। एमएसएमई मंत्रालय का खादी ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी में बहुत कार्य कर रहा है और इसी कार्य को जो छोटे उद्यमी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करता है। ऐसी ही तैयारी है जो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी वाराणसी में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वाराणसी खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक एसपी खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, ये क्या योजना आपकी है और कहाँ के विशेषज्ञ जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शनी में स्टॉल लगाई जाएंगी? हमारे यहाँ जो हम खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो एक विज़न है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे छोटे उद्यमी खादी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। तो इसी के तहत हम विभिन्न राज्यों में और जिलाओं में हम लोग प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर बनारस में किया है। हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे पीएमईजीपी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। तो हमारी ये प्रदर्शनी 17 तारीख से लगने जा रही है, जिसका उद्घाटन हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय श्री मनोज गोयल जी, वो उसका उद्घाटन करेंगे। इनमें क्या स्पेशलिटी, जो अलग अलग राज्यों से आएंगे, खादी ग्रामोद्योग जो उनको मदद दे रहा है, रोजगार दे रहा है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी? हम खादी ग्रामोद्योग आयोग तो विभिन्न तरह की हर क्षेत्र में मदद देता है। खादी की संस्थाओं को मदद देता है खादी के उत्पादन के लिए, और जो ग्रामोद्योग के लिए हम लोग ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, जो अपने हाथ से काम करने वाले हैं, उनको भी हम लोग मदद देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर भी जो विभिन्न राज्यों से जो आएंगे, जैसे बीकानेर से पापड़ गुजिया के स्टॉल भी आएंगी, भारत के और राज्यों से भी स्टॉल्स यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ पर कई प्रदेशों से स्टॉल लगेंगे और उनकी अपनी विशेषज्ञता है। कोई खादी के लिए है, कोई पश्मीना शाल के लिए है, राजस्थान से जो पापड़ और भुजिया के लिए है। तो इस तरह के खान पान की भी चीज़ों का प्रदर्शनी होगा और वस्त्रों का तो होगा ही, जो आजकल खादी की बूम है पूरे देश में। और ख़ास तौर से वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,000 रूपए। 16 मार्च को इसके सौदों में 50 रूपए की मजबूती आई और भाव 5,050 रूपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की ही बदायूं मंडी में 15 मार्च को सरसों का भाव था 5,450 रूपए। 16 मार्च को इसके भाव में 5 रूपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 5,455 रूपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 15 मार्च को सरसों का भाव था 4,600 रूपए। 16 मार्च को इसके भाव में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 4,750 रूपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की ही गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 और 16 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,850 रूपए प्रति क्विंटल।
ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को चने का कारोबार तेजी के साथ हुआ। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 15 मार्च को चने की खरीद 5,850 रुपए पर हुई। 16 मार्च को 10 रुपए की बढ़त के बाद भाव 5,860 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की अलीगढ़ मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मार्च को चने का भाव था 5,540 रुपए। 16 मार्च को यहाँ भी इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 5,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। यहीं की कानपुर मंडी में भी इस दौरान चने के भाव में तेजी का रुख रहा। यहाँ 15 मार्च को चने का भाव 10 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए से 5,260 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुँच गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में दोनों दिन यानी 15 और 16 मार्च को चने का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,73,02,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में धान की फसल में इस मौसम में तना छेदक की समस्या हो सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान इसके नियंत्रण के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में ही गन्ने की फसल को फफूंद रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करें। यहाँ तिल की खेती कर रहे किसान तिल के खेतों की मिट्टी में नमी बनाए रखें और जड़ सड़न रोग से फसल को बचाने के लिए जरूरी उर्वरक भी डालें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की पकी फसलों में टिक्का रोग दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए जरूरी दवाएं छिड़के। आंध्र प्रदेश में मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। वहीं यहाँ पपीते के पेड़ों में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए YMV का छिड़काव करे। आंध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ों को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव करे। यहाँ टमाटर को पत्ती सुरंगक कीट से बचाने के लिए क्लोरोथालोनील का स्प्रे करे। कर्नाटक के किसान काबुली चने, कुसुम और नाइजर की पकी फसल की कटाई कर ले। कर्नाटक में बैंगन और टमाटर को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। कर्नाटक में तरबूज की खेती कर रहे किसान इसकी अच्छी पैदावार के लिए प्रति एकड़ में 1 मधुमक्खी का बक्सा रखे। तरबूज में फलों का फटना रोकने के लिए बोरॉन का 5% की दर से छिड़काव करें। तरबूज में चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ में 8 से 10 पीले या नीले गमी ट्रैप लगाएं। साथ ही तरबूज में फल मक्खी प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर में 15 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान ज्वार की पकी फसल की कटाई कर ले।
अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 5वें दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर अड़ा रहा। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा की गई नारेबाजी के कारण सदन बाधित हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयान पर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भूमि संवाद 4 का उद्घाटन किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सभी योजनाओं को तकनीक से जोड़ दिया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार कटघरे में है। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद सहित राज्य के विभिन्न भागों में कल रात हल्की से मध्यम वर्षा हुई है और कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।